हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज की क्लास में हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल रामधारी सिंह दिनकर का काफ़ी प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर, इस निबंध को काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। रामधारी सिंह दिनकर की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसे देखेंगे। साथ ही साथ इस निबंध का क्या सारांश है इसे पढ़ेंगे। और इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद अंत में हम लोग 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हल करेंगे। ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। और इस क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और कई सारे मेरे नोट्स और पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अर्धनारीश्वर निबंध के जो लेखक हैं, यानी रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था और इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। और इनका जन्म स्थान आपको स्पेशली याद रखना है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है। इनके माता और पिता का नाम क्या था? माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह था। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम श्यामवती देवी था। अब इन सारी चीज़ों को आप काफ़ी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है, वो हमें याद होनी चाहिए। तो आप इनकी साहित्यिक अभिरुचि को देखिए। ठीक है। तो 1925 में छात्र सहोदर में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी। देश पटना, प्रकाशन बेगूसराय और प्रतिमा कन्नौज में छात्र जीवन में अनेक रचनाएं प्रकाशित हुई इनकी। 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्राणभंग इनकी प्रकाशित हुई। तो रामधारी सिंह दिनकर की सबसे पहली कविता कौन सी प्रकाशित हुई थी? वो है प्राणभंग। आपको ये ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कृतियां, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं उन्हीं कृतियों को बताऊंगी जो परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती हैं। प्रमुख काव्य कृति है प्राणभंग। और ये जो इनकी कविता है, इस कविता को रामधारी सिंह दिनकर ने 21 वर्ष की आयु में लिखा था। उसके बाद है रेणुका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1935 ईस्वी। हुंकार 1938 ईस्वी। रसवती 1940 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र। रश्मि रथी 1952 ईस्वी। आपको काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए कि रश्मि रथी का सन क्या है और इसके लेखक कौन है। उसके बाद उर्वशी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1961 ईस्वी। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट रचना जो आपको याद रखनी है वो है हारे को हरिनाम 1970 ईस्वी। जो भी मैंने रचनाएं बताई हैं आप लोगों को, आप उसे स्पेशली याद रखिएगा। ठीक है। अब आप आगे देखिए, मिट्टी की ओर, काफी इंपॉर्टेंट कृति है इनकी अर्धनारीश्वर, जो कि आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। तो अर्धनारीश्वर का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 ईस्वी। ठीक है। उसके बाद है संस्कृत के 4 अध्याय, आपको याद होना चाहिए। काव्य की भूमिका, ठीक है, और शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी। दिनकर की डायरी। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर को कौन कौन से सम्मान प्रदान किए गए हैं। संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर इनको साहित्य अकादमी एवं उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर इनको साहित्य अकादमी और उर्वशी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी, इस रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अब आप आगे देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जितने बड़े कवि थे उतने ही मर्म स्थलीय गद्यकार भी हैं। उनके गद्य में भी उनकी कविता के ओज, गुण, पौरुष, प्रभावपूर्ण स्पष्ट रूप से हमें दिखाई पड़ते हैं। उनकी कविता और गद्य दोनों में उनके व्यक्तित्व की एक जैसी झलक, गहरी छाप हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। उनकी भाषा में कुछ भी छिपता नहीं है, सब कुछ काफी स्पष्ट तरीके से उजागर हो जाता है। अब ये पाठकों और श्रोताओं के ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। आगे देखिए कि वह कितने जागरूक और चौकन्ना है।
उनकी पराक्रमी वाणी में सन्नाटे और मौन के सक्रिय निषेध का बल भी है। दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। वे भारतेंदु युग से प्रवाहमय राष्ट्रीय भावधारा के एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि हैं। कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही कर दी थी, किंतु वह अपनी संवेदना और भावबोध से चौथे दशक के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने गए। उनके प्रबंध, मुक्तक, गीत, प्रगति, काव्य नाटक इत्यादि काव्य शैलियों में काफी सफलतापूर्वक उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की गईं। आगे देखिए आप लोग। अब आप इस पैराग्राफ को देखिए और ये पैराग्राफ परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। यहाँ उनका प्रसिद्ध निबंध अर्धनारीश्वर प्रस्तुत है। अर्धनारीश्वर भारत का एक मृतक प्रतीक है, जिसमें दिनकर अपना मनचित आदर्श निरूपित होते देखते हैं। यह उनका प्रिय प्रतीक है, जो प्राय उनके काव्य और गद्य साहित्य में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से व्यक्त होता है और काम करता दिखलाई पड़ता है। जीवन भर यह दिनकर का उपास्य आदर्श बना रहा। उनकी संवेदना, भावबोध और काव्य संस्कार पर इसका गहरा असर पड़ा। इस प्रतीक के संस्कृत अभिप्राय क्या है? क्या यह आज के सामान्य मनुष्य और सभ्यता के लिए भी कोई अर्थ और संदेश रखता है? दिनकर इस परिप्रेक्ष्य में इस निबंध में विचार करते हैं। दिनकर के जन्म शताब्दी वर्ष में इस प्रिय प्रतीक पर उनके द्वारा फुर्सत से सोचे हुए लिखे गए इस निबंध द्वारा हम लेखक के मौलिक अखंड स्वरूप की एक झलक पा सकते हैं, जो प्राय ओट और धुंधलक में रहता आया है। अब आप आगे देखिए। अब आप इस कथन को देखिए। ये कथन है रामधारी सिंह दिनकर का, ठीक है। जिसे हम आधुनिकता कहते हैं, वह एक प्रक्रिया का नाम है। यह प्रक्रिया अंधविश्वास से बाहर निकलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया नैतिकता में उदारता बरतने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया बुद्धिवादी बनाने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया धर्म के सही रूप पर पहुंचने की प्रक्रिया है। आधुनिक वह है जो मनुष्य की ऊंचाई उसकी जाति या गोत्र से नहीं, बल्कि उसके कर्म से नापता है। आधुनिक वह है जो मनुष्य को समान समझता है। और ये कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसे स्पेशली ध्यान में रखिएगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर निबंध का सारांश। आप सबको पता है कि रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं निबंधकार हैं। वे आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में भी स्थापित हैं। अब आपके मन में सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न आ रहा होगा कि जो हम लोग निबंध पढ़ रहे हैं अर्धनारीश्वर, इसका अर्थ क्या है? तो अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है स्त्री पुरुष की समानता का पर्याय। अब आप आगे देखिए। तो हम लोग इस निबंध के सारांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुत निबंध अर्धनारीश्वर की रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ऐसा माना जाता है कि अर्धनारीश्वर भारत का मृतक के प्रतीक है, जिसमें दिनकर जी ने अपने मन का आदर्श निरूपित किया है। मूलतः अर्धनारीश्वर भगवान शंकर और पार्वती का कल्पित रूप होता है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुषों में नारी का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी, बल्कि उसके गुणों में अभिवृद्धि होगी। लेकिन कृषि के विकास के बाद नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। जिंदगी दो भागों में बट गई। नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे। दोनों अपने कर्तव्यों से विचलित हो गए। नर कर्कश और कठोर हो गया। युद्धों में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और ना ही उन सिंदूर वालियों को ही फिक्र है। दिनकर जी कहते हैं कि अगर कौरवों की सभा में संधि वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच ना होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो शायद आज महाभारत का युद्ध नहीं होता। और ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। कोटेशन के रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे देखिए। रामधारी सिंह दिनकर ने इस निबंध में स्त्रियों के सम्मान को बढ़ाने पर बल दिया है। उन्होंने गांधी और मार्क्सवाद के विचारों की वकालत की है, जिन्होंने नारी जाति के सम्मान की बात कही है। उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखी गई पुस्तक बापू मेरी माँ की भी चर्चा इस निबंध में की है।
तो आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि अर्धनारीश्वर निबंध में गांधी जी की किस पुस्तक की चर्चा की गई है। तो वो पुस्तक है बापू मेरी माँ की। आगे देखिए, जिसमें पुरुष में उपस्थित नारियों के गुण जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। आप सबको पता है कि अर्धनारीश्वर अवतार में भगवान शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का था। यह अवतार महिला और पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। हमारे समाज, हमारे परिवार में जितना स्थान एक पुरुष का है, उतना ही स्थान एक स्त्री का है। दोनों का जीवन, स्त्री हो या फिर पुरुष, दोनों का जीवन एक दूसरे के बिना अधूरा है। स्त्री और पुरुष साथ रहकर ही समाज को पूरा करते हैं, एक घर को पूरा करते हैं। तो इस निबंध के माध्यम से दिनकर जी भारतीय समाज में स्त्री का जो स्थान है उसे दिखाने का प्रयत्न करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए आप, सन 1972 में काव्य रचना उर्वशी के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामधारी सिंह दिनकर सन 1952 में राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए थे। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से भी अलंकृत किया। अन्य रचनाओं से इतर उर्वशी राष्ट्रवाद और वीर रस प्रधान रचना है। उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आगे देखिए, दिनकर जी को उनकी पुस्तक संस्कृत के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इन सारी चीजों को काफी अच्छे से याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे और स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, क्रांति और क्रांति की पुकार हमें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर कोमल धार्मिक भावना की अभिव्यक्ति भी इनकी रचनाओं में हमें देखने को मिलती है। दिनकर का जो स्वभाव है वो सौम्य, मृदुल भाषी है, लेकिन जब बात देश के हित की आती है तो वो बेबाक टिप्पणी करने से बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। अब हम लोग देखेंगे इस रचना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप इस पहले पैराग्राफ को देखिए। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का। एक ही मूर्ति की 2 आंखें, एक रसमयी दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की 2 भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए दूसरी की पहुंच पर चूड़ियां, उंगलियां आलता से लाल। एक ही मूर्ति के 2 पांव, एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बाघवर से ढका हुआ। ठीक है, अब आप इस पंक्ति को देखिए। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीव की धार। जाट जूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, लाल चंद्र दीप्ति, त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। ठीक है, अब आप आगे देखिए, इस पैराग्राफ को देखिए। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष है, स्त्री है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारित्व में बट्टा लगेगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुण को अपनाकर समाज में स्त्रीण कहलाने से घबराते हैं। स्त्री और पुरुष के गुण के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आप तीसरा कथन देखिए। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते हैं। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो विवाह भी किया है और फिर नारियों की निंदा भी की है। कबीर साहब का यह एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब नारी तब परिहरी नारी महाविकार। ठीक है, अब आप चौथे कथन को देखिए। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। अपने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन बना लिया है कि कर्म के बड़े क्षेत्र में पांव धरते ही उसकी पत्तियां कुम्हलाने लगती हैं और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे?
ठीक है, और काफ़ी अच्छी लाइन है, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब आप 5वीं पंक्ति देखिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारित्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट आभास हो। माही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। आप लोग इस कोटेशन को स्पेशली याद रखिएगा। परीक्षा में ये कोटेशन दिया जा सकता है और पूछ लेगा कि ये कोटेशन किस निबंध का है, किस लेखक का है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार जितने भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब हम लोग देखेंगे 5 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। तो अब आप इसे देखिए। पहला प्रश्न है, किस रचना की पंक्ति है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह में झूलती हुई जूही की माला है। विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी मोहन राकेश, विकल्प सी अज्ञे, विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अब प्रश्न संख्या 2 देखिए। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कविता कृति कौन सी है? पहला है क्षत्रिय, दूसरा है रश्मि रथी और विकल्प सी है परशुराम की प्रतीक्षा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप इसे सही कर लीजिएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा परशुराम की प्रतीक्षा। आगे देखिए, अर्धनारीश्वर किस विधा से संबंधित है? विकल्प ए निबंध, विकल्प बी कहानी, विकल्प सी एकांकीय, विकल्प डी अनारक्षित। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अर्धनारीश्वर निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। विकल्प ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी मैथिली शरण गुप्त, विकल्प सी सुमित्रानंद पंत, विकल्प डी जगदीश चंद्र माथुर। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। अब आप आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 और इस क्लास का अंतिम प्रश्नोत्तरी। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो विकल्प ए अर्धनारीश्वर की खोज, शुद्ध कविता की खोज, संस्कृत के 4 अध्याय, दिनकर की डायरी। तो मैंने आप सबको बताया था कि दिनकर को संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार विकल्प सी आपका सही होगा। तो इस प्रकार अर्धनारीश्वर निबंध से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, इस निबंध का क्या सारांश था, जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से पढ़ा दिया है। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट चाहिए तो इसके लिए मैंने कमेंट बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट और मेरे कई सारे नोट्स और पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आप लोगों को किस टॉपिक पर क्लासेस चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट मिलती रहे। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।